उसका जो स्कोप होगा नज़रसानी की दरख्वास्त का, वो वही होगा जो कि अपील में स्कोप होता है। आपको पता है कि अपील जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाई कोर्ट के किसी फैसले के ख़िलाफ़ होती है, उसका स्कोप बहुत वाइड होता है, क्योंकि उसमें कानून और हक़ाइक़ दोनों के ऊपर बहस होती है और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस मामले को डिस्पोज ऑफ करती है, अपनी फाइंडिंग देती है। लेकिन जो रिव्यू पिटिशन होती है, जो नज़रसानी की दरख्वास्त होती है, वो क्या होती है? वो ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक फ़ैसला किया है, मिसाल के तौर पर अंडर आर्टिकल 184(3) में, उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही आप चैलेंज कर रहे हैं, तो उसकी अपील नहीं होती, उसकी नज़रसानी होती है। और उसके जो कवानीन या रूल्स अभी तक सुप्रीम कोर्ट में थे वो ये थे कि उसका स्कोप बड़ा नैरो होता है, वो इतना वाइड नहीं होता। उसमें मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि पहले नहीं उठाई गई है और कोई ग्लेरिंग इलीगैलिटी हो गई है सुप्रीम कोर्ट से, कोई ऐसा बिल्कुल ही मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हो गया है, तो उस पे रिव्यू नज़रसानी की दरख्वास्त होती है और उसका स्कोप जो होता है वो बड़ा नैरो होता है, बड़ा लिमिटेड सा होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि अब से जो भी रिव्यू पिटिशन फाइल होगी, नज़रसानी की दरख्वास्त फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में ही, सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ, उसका स्कोप नैरो नहीं होगा जैसे नज़रसानी की दरख्वास्त का होता है, उसका स्कोप वैसा ही ब्रॉड होगा जैसे कि अपील का होता है। पहली बात तो ये कही जा रही है, ठीक है, यहां तक समझ लें। दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन के केसेस क्यों इसमें अप्लाई नहीं करते? क्योंकि सेक्शन 5 जो है इसका, वो ये कहता है द राइट टू फाइल अ रिव्यू पिटिशन शैल ऑल्सो बी अवेलेबल टू एन एग्रीव्ड पर्सन अगेंस्ट whom एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 184 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, provided that the review petition under this section shall be fixed within 60 days of the commencement of this act। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि जो रिव्यू पिटिशन या नज़रसानी की दरख्वास्त फाइल करने का हक है, वो किसी भी ऐसे एग्रीव्ड पर्सन को, किसी भी ऐसी मुतासरा पार्टी को अवेलेबल है जिसके खिलाफ 184(3) यानी कि असखुद जुरिस्डिक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, उसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है और इस कानून के आने से पहले सुना दिया है, लेकिन इस कानून के आने के 60 दिन के अंदर अगर वो शख्स अपील फाइल कर देता है तो वो भी उसके ऊपर भी इस कानून का इतलाक हो जाएगा। अब आप इस बात को समझें, मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस है 2017 वाला, या जहांगीर खान तरीन साहब का जो केस है, उसको भी काफ़ी साल गुजर गए, मियां नवाज शरीफ साहब के बाद उनकी नाअहली हुई थी, वो 60 दिन के इस पीरियड में नहीं फॉल करता। जो पहला जिसको सदर आरिफ अलवी ने मुस्तरद किया था जिस कानून को, और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको स्टे कर दिया था, उसके अंदर जो रेट्रोस्पेक्टिविटी का एलिमेंट था कि कोई भी शख्स, कोई भी मुतासरा पार्टी नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर सकती है, वो अनलिमिटेड था। यानी कि वो आज से 10 साल पहले वाले, 5 साल पहले वाले, 20 साल पहले वाले भी उसमें फाइल कर सकते थे। तो मियां नवाज शरीफ भी कर सकते थे, जहांगीर खान तरीन साहब भी कर सकते थे। लेकिन ये जो आज कानून बना है, जैसे आरिफ अलवी साहब ने पास किया, इसमें लिखा हुआ है सिर्फ वो लोग जिनके खिलाफ फैसला आया है ये एक्ट बनने से पहले, और एक्ट आने के 60 दिन के अंदर वो नजरसानी की कर सकते हैं। मतलब कि प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि टू बी फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि वो 60 दिन के अंदर इसकी कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इसका जो लिमिटेशन का वो है, वो 60 दिन वाला है। अब ये क्या करना चाह रहे हैं इस कानून से? इस कानून से वो ये करना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला इलेक्शंस के हवाले से आया था 14 मई वाला, सिर्फ उसको टारगेट किया जा रहा है। ये सिर्फ उसको टारगेट किया जा रहा है कि वो जो 14 मई का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि पंजाब में इंतखाबात होने चाहिए हैं, उसके खिलाफ यकीनी तौर पे अब नज़रसानी की दरख्वास्त ये हुकूमत डाल सकती है, क्योंकि उसको अभी 14 मई वाले फैसले को 60 दिन से ज़्यादा ऊपर अरसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब वाले को तो हो चुका है, तरीन साहब वाले को तो हो चुका है, लेकिन इस फैसले को जो इंतखाबात के हवाले से 14 मई का हुआ था, उसमें 60 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ। तो उसके खिलाफ हुकूमत रिव्यू फाइल कर सकती है। ये उसको टारगेट किया जा रहा है। तो इसका फ़ायदा मियां नवाज, तो जो सवाल है कि क्या मियां नवाज शरीफ की इस कानून के ज़रिए सियासत में वापसी हो रही है या नाअहली ख़त्म हो रही है, या जहांगीर खान तरीन की इस कानून के ज़रिए सियासत में वापसी हो रही है या नाअहली ख़त्म हो रही है, तो इसका क्लियर कट जवाब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जवाब नहीं है। इसको मिस रिपोर्ट किया जा रहा है, मिसकंस्ट्रू किया जा रहा है, मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। ये ऐसे नहीं है, ये कानून ऐसे नहीं है।
अच्छा, अब मैं इधर आ जाता हूँ कि ये जो कानून है, मिसाल के तौर पे 14 मई के हवाले से मैंने आपको कहा कि वो उस फैसले को टारगेट किया जा सकता है इस कानून के तहत, तो क्या वो हो पाएगा? अब उसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इन्होंने ये लिखा हुआ है सेक्शन 7, एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, दिस द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall have effect in notwithstanding anything contained in any other law, rules or regulations for the time being in force or judgment of any court including the Supreme Court and a High Court। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये कानून जो है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, वो कहना चाह रहे हैं कि कानून में कहीं पे और अगर ये इससे बरअक्स कोई बात लिखी हुई है तो जो इससे कॉन्ट्रडिक्ट करती है या ये उससे कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो इसको मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर कोई तसादुम हो रहा है, इस कानून का किसी और कानून के साथ तसादुम हो रहा है, दिस लॉ शैल प्रिवेल। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है। लेकिन बात यह है कि ये ओवरराइडिंग इफेक्ट का क्लॉज अगर आप डाल भी दें और कहें कि किसी और कानून से अगर इसका तसादुम हो रहा है तो दिस लॉ शैल प्रिवेल, और वो वाला जो है वो ओवरराइड कंसिडर किया जाएगा, ये एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट दूसरे एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के साथ तो कर सकता है, लेकिन ये एक एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एक लेजिस्लेशन, कानून साजी जो पार्लियामेंट ने पास की है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी कानून मुतसादिम होगा वो ओवरराइड हो जाएगा, चाहे उसके अंदर लिखा ही हो कि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब ये एक अलग बहस है, मेरे साथ इस वक्त ना कीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, उसको अभी छोड़ दें प्रैक्टिकलिटीज़ को थोड़ी देर के लिए। थ्योरेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये बात होगी इस कानून के, कम से कम इसके हवाले से, बाकी चीज़ें छोड़ दें फिलहाल, लेकिन कम से कम इसके हवाले से बहस होगी। और सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को स्टे कर सकती है तो ऐन मुमकिन है कि ये जो कानून आज पास हो गया है ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो, इसी बुनियाद पे कि जो नज़रसानी का इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है उसमें अगर कोई तब्दीली लानी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हो सकती है, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। वो एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए ये हुकूमत इस तरह से नहीं कर सकती है। इसी बुनियाद पर ये चैलेंज भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे भी कर सकता है, और ऐन मुमकिन है आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस पाकिस्तान कोई बेंच बना के इस हवाले से जो है इसको स्टे भी कर दे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील है बैरिस्टर गौहर खान, उनका स्टेटमेंट भी आ गया है कि इस कानून को पीटीआई चैलेंज कर सकती है। तो वो बुनियाद मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी रखी जा चुकी है कि पीटीआई, उन्होंने कह दिया कि इसको चैलेंज कर सकती है। तो अगर इसको चैलेंज करेगी ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, चीफ जस्टिस बेंच बनाएंगे, फिर अगर उस बेंच को लगेगा कि ये आइन से मुतसादिम है, ठीक वैसे जैसे पहले वाला बिल था, तो फिर इसको भी स्टे कर दिया जाएगा। और पहले वाले की जो समात है वो 1 जून 2023 को वो लगी हुई है। तो ये क्लियर कर लें बात, मेरा ख्याल है कि ये क्लियर हो गई कि आज कोई ऐसा कानून सदर आरिफ अलवी ने जो है उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए जिसको उन्होंने खुद पहले मुस्तरद किया था। ये कन्फ्यूजन दूर कर लें, ये बिल्कुल एक नया बिल है, नया कानून है, और ये कानून जिस पे दस्तखत हुए हैं ये मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की नाअहली ख़त्म नहीं कर सकता अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे ना भी करे। ये उनकी सियासत में वापसी का रास्ता नहीं खोल सकता अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे ना भी करे, और ये नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद आईनी बुनियादों पे इसको भी सुप्रीम कोर्ट स्टे कर सकता अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। तो ये मैंने सोचा कि एक कानूनी नुक्ता है और इस हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन है आज सुबह से, और अभी तक वो कन्फ्यूजन जारी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्लियर कर दूं। इसके अलावा सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है ख़बरें तो 2-4 और है। कुछ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है, मज़ीद उनसे राहें जुदा की हैं। मेरे ख्याल में अब कोई नई बात रही नहीं है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियादों पे आपको इस तरह की दर्जनों ख़बरें अब तो मिलती हैं। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के नाम ECL में डाल दिए गए। और तीसरा ये है कि डार साहब ने कहा है कि जी इकॉनमी का क्या हुआ, देखें पाकिस्तान कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया। तो इस पे मैं यही कह सकता हूँ जो मरीम नवाज़ ने कहा था। शुक्रिया डार साहब, बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए।